क्योंकि लोकसभा का माहौल अलग था, इस समय का अलग है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। देखो, उनको पूरा विश्वास है कि वो सत्ता पे आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। संविधान न हम बदलेंगे, न बदलने देंगे, न बदलने की कोई हिम्मत करेगा। महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये जो हमारी महायुति की अलायंस है, ये निश्चित रूप से चुनाव जीतती हुई दिख रही है और हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगी। जिस तरीके से नतीजे रहे थे 2024 लोकसभा में एमवीए का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बड़ा है। उनको लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में उनकी बनेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा का माहौल अलग था, इस समय का अलग है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो महायुति का गठबंधन बना है, लोग कह रहे हैं कि ये बेमेल गठबंधन है। अजीत पवार की विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं जुड़ती, उनको लाया गया है केवल सत्ता के लिए। लोगों में एक इस तरीके से मैसेज है और कैडर भी थोड़ा सा नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो अलायंसेस बनती है, लोग आते हैं जाते हैं और पार्टी का विस्तार करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए अलायंसेस बनती है, ये तो कड़वा सच है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सब अलायंस का फायदा होगा, हम जीतेंगे। जिस तरह की तोड़फोड़ पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई, कहा जा रहा है कि लोग इससे नाराज है, लोग पसंद नहीं करते ये सब चीजें पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता। देखिए, यहाँ जब दो फोर्सेस इकट्ठा होते हैं, अब वो तो कांग्रेस और शिवसेना साथ में आई, उनके कौन से विचार मिल रहे हैं, या एनसीपी के शरद पवार साहब के और शिवसेना के कौन से मिल रहे हैं। चुनाव में होता ही यही है। एक नारा नया लाया है बीजेपी ने, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। अजीत पवार ने असहमति अपनी प्रदर्शित कर दी कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कुछ बीजेपी के लोग, पंकजा मुंडे भी कह रहे कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। इसको कैसे देखते हैं, ये पोलराइजेशन का एक? देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहा है पूरे भारतीय एक हुए, वहां बांटने का प्रयास है। कटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की जो सीमा है उसे हम तोड़ेंगे और जातिगत सर्वेक्षण करके। देखिए, वो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे वो। लेकिन वो हर सभा में कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण का जातीय सर्वेक्षण हम लोग करेंगे और बीजेपी। देखो, उनको पूरा विश्वास है कि वो सत्ता पे आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है मुद्दा? नहीं। संविधान का मुद्दा भी पिछले चुनाव में काफी था। देखो, संविधान न हम बदलेंगे, न बदलने देंगे, न बदलने की कोई हिम्मत करेगा। केशवानंद भारती केस में ये ऑलरेडी आ गया है कि साइलेंट फीचर जो होते कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत तत्व, वो बदल नहीं सकते। मूलभूत तत्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता। रहे बाकी जो 3 चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा जी को बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई और 77 में जनता पार्टी ने आने के बाद फिर उस संविधान की जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा। लाडली बहन योजना की काफी चर्चा इन दिनों है, लेकिन कुछ जो अर्थ विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसा भी कहते हैं कि ऐसी सब योजनाएं लाने के कारण जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगी। देखिए, आजकल सब जगह पर राजनीतिक पार्टी सरकार के द्वारा इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स लाती है और उसका फायदा होता है और इंडिविजुअल जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके इंटरेस्ट के लिए स्कीम लाना कोई गलत नहीं है। अब ये सभी लोग लाते हैं, लेकिन उससे आर्थिक स्थिति नहीं जी। चुनाव के बाद हम आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे।
एक मुद्दा खासकर बनाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी शरद पवार हो कि महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आने थे उसे बाहर ले जाया गया, गुजरात ले जाया गया और महाराष्ट्र जो नंबर 1 था उसे नीचे खसकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये गलत बात है। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है वो खुद निर्णय करता है कि कौन से गांव में, कौन से जिले में और कौन से राज्य में इन्वेस्टमेंट करना है, और वहां के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो देखते हुए करता है। ये आरोप सरासर गलत है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाला है। मराठा आरक्षण लेकर भी काफी कश्मकश है। एक तरफा बीजेपी का विरोध नहीं, ये तो मराठा आरक्षण के लिए तो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसके ऊपर मार्ग निकाल के मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मराठा आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, पर वो जानबूझकर कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोल रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुने हुए लोक प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे। अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा सीएम। नहीं, अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करेगा। एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2019 में जब महाराष्ट्र में सत्ता स्थापना का जो चर्चाएं चल रही थी उसमें एक बड़े उद्योगपति शामिल थे, उस चर्चा में मध्यस्थता कर रहे थे। शरद पवार जी ने भी ये बात कबूली है कि ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी एनसीपी को साथ लाने की। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई उद्योगपति इन्वॉल्व हुआ उसकी जानकारी नहीं और मुझे पता नहीं। नितिन जी, आप अपने हर भाषण में कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, तो आने वाले 5 सालों में आपका क्या एजेंडा महाराष्ट्र के लिए होगा, वोटरों को क्या बताएं? देखो, महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा डेवलप हुआ तो खेती में और उद्योगों में प्रगति और विकास होगा और महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर जाएगा। आज भी महाराष्ट्र सभी बातों में आगे है, आगे रहेगा, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।